हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है। According to estimates from the latest tiger census made public recently, India has at least how many tigers? हाल ही में सार्वजनिक की गई नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार भारत में कम से कम कितने बाघ हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2896, 3167, 4789 या फिर 3777। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कराया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 12। आपको जानना चाहिए, साल 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। क्यों, क्या रीज़न था? क्योंकि इस दिन 12 अप्रैल 2011 को जो फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी, इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। आपको जानना चाहिए, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन, जो कि एक सोवियत सिटीजन रहे, इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को पूरा किया था। आपको जानना चाहिए, एक और इवेंट है जो 12 अप्रैल से संबंधित है। 12 अप्रैल 1981 को फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च किया गया था, STS-1 ऑफ कोलंबिया। 20 साल बाद जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च की गई थी 12 अप्रैल 1961, इसके 20 साल बाद ये जो शटल लॉन्च है इसको लॉन्च किया गया था। वेयर इज एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 बीइंग हेल्ड? एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एयरफोर्स स्टेशंस अर्जन सिंह, पानागढ़, क्लाइकोंडा एंड आगरा। देखिए, एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 जो कि एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में। ये एयरफोर्स स्टेशंस अर्जन सिंह, पानागढ़, क्लाइकोंडा एंड आगरा में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, इस एक्सरसाइज का मकसद है कि दोनों ही देशों के जो एयरफोर्सेस हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करना। दोनों ही साइड से C-130J एंड C-17 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, MC-130J इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर क्रू भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एज ऑब्जर्वर्स। In which village of Arunachal Pradesh was the Vibrant Villages Program VVP launched? अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किबुथु विलेज। आपको जानना चाहिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि VVP इसको अरुणाचल प्रदेश के किबुथु विलेज में लॉन्च किया है। आपको बता दें, जो किबुथु विलेज है ये इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अलोंग सिचुएटेड है। साथ ही अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 9 माइक्रो हाइडल प्लांट्स को भी इनॉग्रेट किया है अंडर द गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम। आपको जानना चाहिए, जो ये VVP है यानी कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत जो भी
एरियाज़ हैं या विलेजेस हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं, इस तरह के 2967 विलेजेस को डेवलप किया जाएगा, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं वो शामिल हैं। तो इनको किस क्राइटेरिया पे चूज़ किया गया है? जहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। आपको जानना चाहिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 बजट स्पीच में अनाउंस किया गया था। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने फाइनेंशियल ईयर्स 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के आउटले के साथ इसे मंजूरी दे दी है। अभी फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया गया है। इसमें 662 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पर, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें 455 विलेज इकलौते जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। ये जो प्रोग्राम है ये लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इम्प्रूव करेगा, जो कि बॉर्डर विलेजेस पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही उनमें ये भावना भी भरेगा कि आपको यहाँ से माइग्रेट नहीं होना है, सब कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज़ ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस टू द आम आदमी पार्टी। हाउ मैनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया नाउ? भारत के चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। भारत में अब कितने राष्ट्रीय दल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 6। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से नेशनल पार्टी का स्टेटस विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, आप इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है, ग्रांट कर दिया है। साथ ही ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है NCP, इससे भी नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसको नागालैंड में स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया है। वहीं त्रिपुरा मोथा पार्टी, इसको त्रिपुरा में स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया गया है। वहीं KCR की भारत राष्ट्रीय समिति BRS, इसको आंध्र प्रदेश में स्टेट पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया है। आपको जानना चाहिए इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत क्राइटेरिया दिया गया है कि किस तरह से पार्टी को नेशनल और स्टेट के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आपकी अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो ये 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी है। फिलहाल 4 राज्यों में ये स्टेट पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया फुलफिल करती है। तो दिल्ली, गोवा एंड पंजाब के अलावा गुजरात में भी ये अब स्टेट पार्टी बन चुकी है, इसलिए अब ये नेशनल पार्टी भी है। आपको बता दें जो पैराग्राफ 6C है इस ऑर्डर का, जो ये इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 है, इसका जो पैराग्राफ 6C है, इसमें लिखा गया, इसको अमेंड किया गया था 1 जनवरी 2014 को। तो इसमें लिखा गया था कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी तब तक रहेगी जब तक वो अगले इलेक्शन में जो पैराग्राफ 6A और 6B में क्राइटेरिया दिए गए हैं उनको फुलफिल करती रहे। तो देखिए 6A में क्या दिया गया है, स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट, कोई भी पार्टी यदि नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन एंड एटलीस्ट 2 MLAs और 6% वोट शेयर एंड 1 MP from that state in the last Lok Sabha election or 3% of the total seats in the assembly or 3 states whichever is more। साथ ही पैराग्राफ 6B में लिखा गया है, नेशनल पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन 4 or more states in the last Lok Sabha or assembly elections and have at least 4 MPs or at least 2% of the seats in the Lok Sabha with its candidates having been elected from at least 3 states। तो अब इस तरह से जो भारत है इसमें 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, BJP, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP, CPI-M और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP एंड आप। हु वॉन द ऑर्लियन मास्टर्स 2023? ऑर्लियन मास्टर 2023 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन C है, प्रियांशु रजावत। देखिए इंडियन शटलर प्रियांशु रजावत, इन्होंने अपना मेडन BFW वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जीता है। इन्होंने डेनमार्क के मैक्सन जोनासन को हरा दिया है और ऑर्लियंस मास्टर 2023 जीता है।
अदर विनर्स की बात करें तो मेंस डबल्स टाइटल चैन बोयांग एंड लियू यी ने जीता है चाइना से। विमेंस डबल्स रीना मियाउरा और आयाको शाकुरामोतो जापान ने जीता है। वहीं मिक्स्ड डबल्स इसमें जीता है चैन तांगजी एंड तो ई वी ने। विच कंपनी हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है भारत बायोटेक। देखिए, भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। आपको बता दें, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वाशिंगटन यूएसए में हुई है। भारत बायोटेक आप सभी जानते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोड्यूसर है इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक की। साथ ही जो इसकी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये इंडिया का जो पब्लिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसका हिस्सा है और इसको एक्सपोर्ट भी किया गया है। बात करते हैं भारत बायोटेक की, तो इसकी फाउंडर एंड सीईओ कृष्णा इला है और हेडक्वार्टर इसका जीनोम वैली हैदराबाद में है। What amount did India contribute to the United Nations Trust Fund for the African Union Transition Mission in Somalia? सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितनी राशि का योगदान दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है $2 मिलियन। देखिए, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा काम्बोज, इन्होंने हाल ही में $2 मिलियन जो है हैंड ओवर किए हैं यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड को। किस लिए? जो अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया है ATMIS, इसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। इससे पहले भारत ने $4 मिलियन का कंट्रीब्यूशन भी किया था। किसमें? अफ्रीकन यूनियन मिशन इन सोमालिया में। आपको बता दें, जो ये ATMIS है अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, 1 अप्रैल 2022 को इसकी स्थापना हुई थी, तो लेटेस्ट ही है। अच्छा, यहाँ ऊपर हमने देखा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक सींग की तरह बना हुआ है अफ्रीका का हिस्सा, तो इसमें सभी कंट्रीज आती हैं। आप देख सकते हैं जिबूती है, सोमालिया है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है। Which city has been ranked as the city with the best public transport system globally according to a survey published by London-based media outlet Time Out? लंदन स्थित मीडिया आउटलेट टाइम आउट द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए बर्लिन है। देखिए, बात हो रही है वर्ल्ड में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पर जर्मनी की जो बर्लिन सिटी है ये नंबर 1 पर है और चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है प्राग ये दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत के मुंबई 19वें नंबर पर है। तो इकलौती सिटी है जो टॉप रैंक्ड पर आई है, 19वें नंबर पर है यहाँ। और ये सर्वे पब्लिश किया गया है लंदन बेस्ड टाइम आउट, जो कि एक मीडिया आउटलेट है। अच्छा, टॉप 10 में 5 एशियन कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें कि जापान की जो कैपिटल है टोक्यो ये लीडिंग पर है, यानी कि 30 नंबर पर है। तो टॉप 10 में 5 एशियन है। जैसे यहाँ पर देखें, बर्लिन, प्राग, टोक्यो आ गया, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, सिंगापुर आ गया, हांगकांग आ गया, ताइपेई, संघाई, ये सभी एशियाई हैं। वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कमिंग अप? देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु है। देखिए, बेंगलुरु में जल्द ही इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाएगा, जल्द ही ओपन होगा। ये प्रोजेक्ट कैम्ब्रिज लेआउट उलसूर में बनाया जा रहा है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा, जो कि 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग्स बनाने में एक्सपीरियंस्ड है। 3D प्रिंटिंग ऑफ बिल्डिंग्स ये एक प्रोसेस है जिसमें कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स होते हैं, ये करते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे कंक्रीट, प्लास्टिक, इन सब की लेयर भी छाता जाता है, एक लेयर, उसके बाद ऊपर लेयर, तीसरी लेयर, तो जल्दी से बन जाता है इसमें कोई भी बिल्डिंग बनानी हो। हु वॉज जलबाला वैद्य? जलबाला वैद्य कौन थी? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है थिएटर आर्टिस्ट। देखिए, जलबाला वैद्य ये जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट रही और को फाउंडर रही दिल्ली के अक्षरा थिएटर की। इनका हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया है। लंदन में इनका जन्म हुआ था।
साथ ही आपको एक और ऑब्ituary जाननी चाहिए। फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO नरेश गुप्ता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर लॉन्च्ड द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच कंट्री। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, युगांडा। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, इन्होंने युगांडा की कैपिटल कंपाला में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी को लॉन्च किया है। आपको बता दें, मिस्टर जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की विजिट पर हैं। साथ ही ये युगांडा के प्रेसिडेंट यवरी के मुसेवेनी से भी मिले हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, क्योंकि युगांडा के पास नॉन अलाइन मूवमेंट नाम की चेयरमैनशिप है। आपको बता दें, जो नाम है इसकी, जो चेयर पोजीशन है, ये हर तीसरे साल में रोटेट होती रहती है। युगांडा की बात करते हैं, कैपिटल कंपाला है, करेंसी युगांडन शिलिंग है। What is the value of the cost inflation index for fiscal 2023-24 as per a notification of the Central Board of Direct Taxes CBDT? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का मूल्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 348। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में करंट फिस्कल, जो कि अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, इसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई किया है, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज़ एंड ज्वेलरी को सेल करने के बाद के कारण जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको कैलकुलेट किया जा सके। आपको बता दें, फिजिकल 23-24 के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 2024-25, ये 348 है, ऐसा CBDT ने बताया है। लास्ट फिजिकल के 331 था और 2021-22 के लिए 317 था। आपको जानना चाहिए, कोई भी असेट यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए क्वालिफाई होना है तो ऐसा एसेट होना चाहिए जिसे 36 मंथ्स के लिए रिटेन किया गया है। इससे ज़्यादा मंथ्स के लिए रिटेन किया गया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है। आपको जानना चाहिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हर साल नोटिफाई किया जाता है। Who has become the quickest batter to reach the 6,000 run mark in the Indian Premier League? इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6,000 रनों तक पहुंचने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, डेविड वार्नर। देखिए, दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं डेविड वार्नर। ये IPL में इंडियन प्रीमियर लीग में 6,000 रन सबसे फास्टेस्ट बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। ये कीर्तिमान इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए प्राप्त किया है, परसापारा स्टेडियम गुवाहाटी में। ठीक है, और ये तीसरे बैटर हैं जो इस एलिट क्लब में है। इनसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और शिखर धवन, जो कि पंजाब किंग्स के स्कीपर हैं, ये भी इस क्लब में शामिल हैं। तो इन्होंने 165 इनिंग्स ली हैं। फास्टेस्ट है कोहली ने 188, धवन ने 199। विच कंट्री हैज़ फाइंड गूगल $32 million फॉर ब्लॉकिंग इट्स राइवल फ्रॉम रिलीजिंग वीडियो गेम्स? किस देश ने अपने प्रतिद्वंदियों को वीडियो गेम जारी करने से रोकने के लिए गूगल पर $32 मिलियन का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया की जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है, इन्होंने गूगल, जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, इस पर 42.1 बिलियन वॉन यहाँ की करेंसी है साउथ कोरिया की, या फिर आप कह सकते हैं $32 मिलियन का फ़ाइन लगाया है, क्योंकि जो इसकी राइवल कंपनीज़ हैं, है ना, उनको वीडियो गेम्स रिलीज़ करने से ब्लॉक किया है। तो गूगल ने, ऐसा कहा गया है कि जो NCSoft कॉरपोरेशन है और नेटमार्गल कॉरपोरेशन है, इनको कहा है कि आप अपना जो वीडियो गेम्स वगैरह है वो गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करें, बदले में हम आपको आपके जो गेम्स हैं ये प्रमोट करेंगे और अब्रॉड में भी सपोर्ट करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह रिलीज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स 2021-22। On the basis of this index, which of the following state is not a front runner? केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। इस सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी या फ्रंट रनर नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा अंत तक। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह, इन्होंने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स
SEEI 2021-22 को रिलीज़ किया है। आपको बता दें इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसने किसके साथ मिलकर अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के साथ मिलकर ये इंडेक्स डेवलप किया है। आपको बता दें इस इंडेक्स में जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्रेस है 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ की, वो एक्सेस की गई है फिजिकल ईयर 2020-21 एंड 2021-22 के लिए। 50 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, 7 सेक्टर्स हैं, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स। अब इसमें आपको ये जानना चाहिए जो प्रोग्राम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं इनको पहली बार इस इंडेक्स में यूज़ किया गया है। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है इंडेक्स में 100 है और स्टेट्स को 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है: फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंडेक्स है ये 4th एडिशन है इस इंडेक्स का। इससे पहले 2018 में पहला संस्करण आया था, फिर 2019 में, फिर 2020 में, और अब ये है 4th एडिशन। तो देखिए जो फ्रंट रनर कैटेगरी यानी कि जिन राज्यों ने 60 से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं, 60 से ज़्यादा स्कोर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान एंड तेलंगाना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में महाराष्ट्र भी ऑप्शन था, तो महाराष्ट्र में आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आंसर वहाँ पर आपका महाराष्ट्र रहेगा। अचीवर्स कैटेगरी देखें जिनके 50 से 60 पॉइंट है, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यानी कि महाराष्ट्र किसमें अचीवर कैटेगरी में है, ठीक है, फ्रंट रनर में नहीं है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। कंटेंडर में देखें तो 30 से 49.5 पॉइंट जिनके हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। एस्पायरेंट में जिनका 30 से कम स्कोर है ये सभी स्टेट हैं, बिहार, गोवा, तमिलनाडु भी आप देख सकते हैं इसमें, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर, यूनियन टेरिटरीज भी इसमें ही है। अच्छा, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट्स किनके हैं जिनका पिछले संस्करण से अब संस्करण में जिन्होंने अच्छा इंप्रूव किया है: असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल एंड चंडीगढ़। ये कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी केवल ये 4 है, ठीक है। अब अपने अपने स्टेट्स का देख लीजिए, क्योंकि जो स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या त्रिपुरा, कहीं का भी, तो अपने अपने राज्यों का देख लीजिएगा कि आपका राज्य किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस इंडेक्स से क्वेश्चन बनता ही है। जो नीति आयोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, और ये जो इंडेक्स होते हैं इनमें इस तरह से बांट देते हैं राज्यों को। तो देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश जैसे कंटेंडर में है, हरियाणा वाले देख लीजिएगा अचीवर कैटेगरी में है ना, राजस्थान वाले देख लीजिएगा फ्रंट रनर कैटेगरी में है। आपको बता दें अब, अच्छा, ये डेवलप किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने के द्वारा इंडेक्स, तो ये भी जान लीजिए कि इसको जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसको सेटअप किया गया था 1 मार्च 2002 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। आप सभी जानते हैं भारत का नेट जीरो टारगेट है 2070 तक होना, और अगस्त 23, 2022 को भारत ने अपना अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी सबमिट कर दिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह के इंडेक्स से कैसे बनते हैं। जैसे आप ये UPPCS 2020 का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग ने हाल ही में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019-20 रिलीज़ किया है, इसमें उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या फिर अचीवर। तो इसी तरह से यदि आप किसी स्टेट के हैं, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो वहाँ पर पूछ सकता है कि आपका स्टेट किस कैटेगरी में है। इस इंडेक्स को अगर हम देखें, जो यहाँ पर हमने देखे ना अचीवर्स वगैरह ये सभी। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ देखिए झारखंड PCS का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इंडिया आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसमें कौन सा राज्य फ्रंट रनर नहीं है। तो ये आपको तभी पता होगा जब आप फ्रंट रनर जानते होंगे, जैसा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, कहीं पर भी ये आपसे इस तरह का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं कि फ्रंट रनर में कौन से नहीं है। क्योंकि राज्य कम है फ्रंट रनर में, तो आप 4-5 राज्य तो याद कर ही सकते हैं, उन्हीं में ही जो है घुमा देते हैं थोड़ा एस्पिरेंट को। तो याद रखिएगा, देखो जैसे ये है ना, जैसे ये है आपका फ्रंट रनर में 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं, अचीवर्स कैटेगरी में 4 स्टेट्स हैं, तो ये तो आप याद रख ही सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। चाइना दिस मंथ रिलीज न्यू नेम्स फॉर 11 प्लेसेस इन विच इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। विच मुगल एम्परर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, बाबर। Georgia has become the first American state to pass a resolution condemning Hinduphobia. Wetland ecosystems are important as they lock up carbon dioxide from the atmosphere.
What are wetlands of global importance called? The name is derived from the city in which the International Wetlands Treaty was signed. आंसर है रामसर वेटलैंड, ये एक ईरान की सिटी है रामसर. According to Article 280 of the Constitution, the Finance Commission, which recommends the formula for sharing revenues between the center and the states, has to be formed every 5 years. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए. चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे. टू विच गेम डज सात्विक साईराज रनकी रेड्डी बिलोंग? Who unveiled the 54 feet tall statue of Lord Hanuman at a Gujarat temple? In which country did the US Department of Defense announce 4 new military sites? In which city did Prime Minister Narendra Modi attend the Combined Commanders Conference? Which country's parliament passed the Safeguard Mechanism Crediting Amendment Bill 2023? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. बाय विच ईयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू मेक इंडिया अ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी? तो ये 6 क्वेश्चन आपके पास हो गए. छठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा. थैंक यू गाइस.